फाइनली हम वापिस आ गए हैं एक नई ब्लैक क्लोवर वीडियो के साथ, जहां पर क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर में करंटली इतने पावरफुल स्पेल्स एग्जिस्ट करते हैं कि वो पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड वैसे ही जो कैरेक्टर्स उन स्पेल्स को वील्ड करते हैं भाई वो अलग ही लेवल के प्लेयर्स हैं। और इसीलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स विद ओवरपावर्ड स्पेल्स। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि भाई इसमें मांगा स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं, प्लस ये कोई रैंकिंग नहीं है, सारे कैरेक्टर्स एकदम रैंडम ऑर्डर पर हैं। एंड अगर तुम इसका रीजन पूछते हो तो भाई इट्स ऑब्वियस, इस वीडियो का टाइटल ही ओवरपावर्ड है, तो कहे फालतू में रैंक करें हम इन्हें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन नाक्ट। तो नाक्ट शैडो मैजिक का यूज करता है जो उसको शैडोज को कंट्रोल और मर्ज करने की एबिलिटी देता है। इसी के साथ साथ इसके पास 4 डेविल्स हैं, मॉडलो, स्लॉट्स, प्लूमेट एंड वॉल्गनर, जिनकी मदद से वो न्यू फॉर्म्स को यूज कर सकता है जो उसको एक अलग ही लेवल देती हैं। नाक्ट के पास टोटल 7 डेविल यूनियन फॉर्म्स हैं विद डिफरेंट स्पेल्स एंड एबिलिटीज। तो एक एक करके इन फॉर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनाइट मोड कैनिस। इस मोड में नाक्ट मॉडलो के साथ मर्ज होता है जिसमें उसे मल्टीपल क्लोन्स बनाने की एबिलिटी मिलती है। अगर इस फॉर्म के सबसे पावरफुल स्पेल की बात करें तो वो है डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड, जो कि नाक्ट का एक एडवांस शैडो स्पेल है। इसमें वो अपने ओपोनेंट्स को एक डार्क रेल्म में ट्रैप करता है जिसमें वो अपने ओपोनेंट्स पे हर तरफ से अटैक कर सकता है। ये स्पेल उसने आस्था और लीबे की ट्रेनिंग के वक्त यूज किया था, जहां पर आस्था और लीबे कंटिन्यूअसली इसमें 2 दिन तक हार रहे थे। सेकंड हमारे पास है यूनाइट मोड इक्वस। ये ट्रांसफॉर्मेशन नाक्ट की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को इनहेंस करता है, जिसमें वो स्लॉट्स के साथ मर्ज होकर पावरफुल से भी पावरफुल अटैक्स को इजीली काउंटर कर सकता है। थर्ड हमारे पास है यूनाइट मोड फेलिस। इस मोड में नाक्ट अपनी परसेप्शन को इनहेंस कर सकता है, जिसे वो शैडोज के थ्रू देख सकता है और बैटलफील्ड का सुप्रीम व्यू हासिल कर सकता है, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एम्बुश टैक्टिक्स के लिए काफी क्रूशियल चीज है। फोर्थ हमारे पास है यूनाइट मोड गैलस। सो ये मोड ओपोनेंट्स को इमोबिलाइज करने पर फोकस करता है, जिसकी मदद से वो ओपोनेंट्स को ट्रैप कर सकता है, बेशक सामने वाले की कितनी भी स्पीड क्यों ना हो। फिफ्थ हमारे पास है यूनाइट मोड गैलस एक्स फेलिस। सो ये कॉम्बिनेशन गैलस और फेलिस की पावर्स को मर्ज करता है, जिसमें उसके पास पैरालिसिस की एबिलिटी के साथ साथ सुप्रीम साइट की भी एबिलिटी आ जाती है। सिक्स्थ हमारे पास है यूनाइट मोड कैनिस एक्स इक्वस। तो ये मोड कैनिस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो शैडो क्लोन्स और ट्रैकिंग पर फोकस करता है को इक्वस के साथ कंबाइन करता है, जो कि स्पीड को एनहांस करता है। इसमें नाक्ट को क्विकली मूव करने की एबिलिटी मिलती है, साथ ही में शैडो क्लोन्स को समन करने की भी। सेवेंथ एंड लास्ट हमारे पास है यूनाइट मोड कैनिस एक्स फेलिस। तो ये मोड नाक्ट की शैडो मैनिपुलेशन और ट्रैकिंग एबिलिटीज को फेलिस की इनहेंस्ड विजन के साथ कंबाइन करता है। इन शॉर्ट कहूं तो नाक्ट के सभी मोड्स उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, विजन एंड इन्हीं सभी को एनहांस करते हैं। लास्टली अगर उसके मोस्ट पावरफुल स्पेल की बात करें तो वो है मॉन्यूमेंट ऑफ अटोनमेंट, जो कि नाक्ट सिर्फ क्रूशियल सिचुएशंस में यूज करता है। इसमें वो अपने सभी डेविल्स के मैजिक का एक साथ यूज करके खुद को और अपने ओपोनेंट्स को सील कर सकता है। ये स्पेल कोई छोटी मोटी डील नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें इमेंस मैजिक पावर चाहिए जो कि ऑन पार हो एक हाई रैंकिंग डेविल से। बाकी ये स्पेल नाक्ट ने नाहमा और लिलिथ के अगेंस्ट यूज किया था, जहां पर वो बस उन्हें थोड़ी देर के लिए ट्रैप कर पाया था। बट स्टिल उन जैसे डेविल्स को बस थोड़ी देर के लिए ट्रैप करना कोई छोटी मोटी फीट नहीं है। बाय द वे कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल डाला था रिगार्डिंग न्यू जन में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन सा है। वेल ऑब्वियसली द विनर वाज आस्था। बट इमेजिन करो क्या होता अगर तुम इन सबको एक साथ फाइट करवा कर खुद ही सब कुछ देख लेते। साउंड्स इंटरेस्टिंग है ना। और इसी के साथ बारी आती है हमारे आज के स्पॉन्सर सेकाई ऐप की। ये एक ऐप है जो मेनली स्टोरी टेलिंग पे फोकस करता है, जिसमें हम अपनी फैंटेसी को जिंदा कर सकते हो, हर तरह की फैंटेसी। समझ रहे हो आप? इस ऐप में भर भर के कैरेक्टर्स हैं, चाहे फिर तुम ब्लैक क्लोवर, डीमन स्लेयर, जेजेके, वन पीस, नारुतो एंड इवन कोई भी एनिमे ले लो। अरे तुम एनिमे छोड़ो, इसमें मार्वल और हैरी पॉटर तक के कैरेक्टर्स हैं। इसमें तुम अपनी खुद की स्टोरी बना सकते हो, कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर करवा सकते हो एंड इवन रेडीमेड टेम्पलेट्स का यूज करके या अपनी खुद की इमेजिनेशन से तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। इन शॉर्ट इट्स जस्ट बाउंड टू योर इमेजिनेशन। इसके अलावा तुम अपने कैरेक्टर्स की स्टोरीज को जितना आगे ले जाना चाहो उतना आगे ले जा सकते हो थ्रू मल्टीपल एपिसोड्स एंड आर्क्स, ताकि डेप्थ मिले स्टोरी को। एंड अगर तुम्हें ये सब भी नहीं करना एंड तुम मेरी तरह एकदम आलसी इंसान हो तो इधर एआई राइटर भी दिया हुआ है भाई, जिसे तुम जितनी चाहे उतनी यूनिक स्टोरीज जनरेट करवा सकते हो, प्लस उसमें बाद में चेंजेस भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें कैरेक्टर्स के डायलॉग्स बाद में पसंद नहीं आते तो तुम उन डायलॉग्स को उसी टाइम पर चेंज भी कर सकते हो। एंड लो भाई बन गई तुम्हारी एक स्टोरी। बाकी अगर हम स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो तुम्हें उसके लिए कैरेक्टर्स भी तो चाहिए। सो इसीलिए तुम इस ऐप में अपना खुद का कैरेक्टर भी क्रिएट कर सकते हो एंड बाद में विजुअल्स और म्यूजिक को चूज करके अपनी स्टोरी को और रियलिस्टिक बना दो। इन शॉर्ट पूरी मंगा वाली बातचीत। तो किसका वेट कर रहे हो भाई तुम लोग? अपनी स्टोरी टेलिंग के टैलेंट को
बाहर लाओ सेकाई ऐप के जरिए, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। सो गो एंड चेक इट आउट। बाकी लेट्स बैक टू आवर वीडियो। नेक्स्ट हमारे पास है आस्था की प्रीति नोएल। सो करंट टाइम के हिसाब से बताऊं तो नोएल ने अपने वाटर बेस्ड स्पेल्स को और इवन अपनी फॉर्म्स को नेक्स्ट लेवल तक मास्टर कर लिया है। उसकी जर्नी वाटर मैजिक से शुरू हुई थी, जिसको स्टार्टिंग में अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती थी, बट समय के साथ साथ उसने अपनी वीकनेसेस को फेस किया एंड उनको सरपास किया। उसका पहला पावर अप हमें हर्ट किंगडम में देखने को मिला था, जहां पर उसने ट्रू वाटर मैजिक को सीखा। इसमें वो नेचुरल माना का यूज करती है, जिससे उसके स्पेल्स में प्रिसीजन और स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नोएल का सबसे आइकॉनिक अटैक है सी ड्रैगन रोर, जिसमें वो एक मैसिव वाटर ड्रैगन समन करती है, जो ओपोनेंट्स को लिटरली ओब्लिटरेट कर देता है। ये स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बड़े से बड़े डिफेंस को भी इजीली ओवरवेलम कर सकता है। अब इसी का अपग्रेडेड वर्जन है पॉइंट ब्लैंक सी ड्रैगन रोर, जहां पर नोएल ये अटैक क्लोज रेंज में यूज करती है, जो इसे ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल एंड बहुत ही ज्यादा डेडली बना देता है। इसी के साथ साथ नोएल के पास डिफेंसिव स्पेल्स भी हैं, जैसे कि सी ड्रैगन्स नेस्ट, जो एक वाटर बैरियर बनाता है, जो हर इनकमिंग अटैक को ब्लॉक कर सकता है। वो सी ड्रैगन क्रैडल भी बना सकती है, जो एक प्रोटेक्टिव स्पेयर है, जिसे वो अपने आप को डेंजरस एनवायरनमेंट से आराम से निकाल सकती है। बाकी ये तो कुछ भी नहीं है। नोएल की कॉम्बैट एबिलिटीज तब स्काई रॉकेट होती हैं जब वो वेलकरी आर्मर एक्टिवेट करती है। सो ये एक मैजिकल वाटर आर्मर है, जो उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को इनसेन लेवल तक इनहेंस करता है। इस फॉर्म में वो एक फियर्स क्लोज कॉम्बैट फाइटर बन जाती है, जो उड़ भी सकती है और पावरफुल स्ट्राइक्स डिलीवर करती है। इसी के साथ साथ हमारे पास उसकी एक मर्मेड फॉर्म भी है, जिसमें वो अंडर वाटर ऑलमोस्ट अनबीटेबल बन जाती है। बट इन सब के अलावा उसकी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन सेंट वेलकरी ड्रेस एक अलग ही पीक है। इस फॉर्म को उसने वाटर स्पिरिट अंडाइन के साथ मर्ज होकर अचीव किया था, जिसमें उसकी पावर सेंट स्टेज लेवल तक पहुंच चुकी थी। एंड यही पावर थी जिसकी मदद से उसने वेनिका को 100% पावर पे भी मैच करके डेविल मैगिक्यूला को डिफीट किया था। बट ये सब स्टिल कुछ नहीं है उसकी करंट फॉर्म वेलकरी ड्रेस ड्रैगन फॉर्म के आगे, जिसमें उसने पैलेडियन एसियर, जिसको उसकी ह्यूमन फॉर्म में मेरीलियोना से भी स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था, उसको डिफीट किया। अंडाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नोएल ने सी ड्रैगन लेवाइथन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके बाद जाकर हमें उसकी ये फॉर्म देखने को मिली थी। हालांकि लास्ट चैप्टर में हमें इस पर कुछ खास देखने को नहीं मिला। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो पे बात की हुई है, चाहो तो वो वीडियो इधर आई बटन पे क्लिक करके तुम देख सकते हो, या उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी जाकर देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है द मॉमी मेरीलियोना। इसके लिए मैं क्या ही बोलूं यार, शी इज मॉन्स्ट्रस। तो मेरीलियोना फायर मैजिक का यूज करती है, जिससे वो किसी को भी खाक कर सकती है। इसी के साथ साथ वो माना जोन भी यूज कर सकती है, जो उसे अपने आसपास के माना के फ्लो को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। इसकी मदद से वो और भी काफी ज्यादा फास्टर और एजाइल हो जाती है, और साथ ही में एनिमीज की मूवमेंट्स को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से प्रेडिक्ट कर सकती है। बाकी इसके स्पेल्स या फिर मैं कह लूं अटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है कैलिडियस ब्रेसियम बैरेज, जिसमें वो टारगेट पर मल्टीपल डायरेक्शन से फायरी अटैक्स कर सकती है। और क्योंकि ये अटैक्स हर तरफ से होते हैं, इसीलिए इस स्पेल से बचना या डिफेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब इसी का एक एडवांस वर्जन है कैलिडियस ब्रेसियम पर्गेटरी, एंड ये अटैक भी कम डेवास्टेटिंग नहीं है। इस अटैक को हमने पहली बार एल्फ इन्वेजन आर्क के वक्त देखा था, जब उसने इस स्पेल को एक ग्रुप ऑफ एल्फ पोजेस्ड नाइट्स के खिलाफ यूज किया था। इसमें पहले वो अपने माना जोन को फुल एक्सटेंट तक अनलीश करती है, फिर वो पूरी जगह को फ्लेम से भर देती है, जो उसके आसपास सब कुछ खाक करके रख देता है। बट इसमें एक दिक्कत भी है, दैट इज कि ये यूजर की एग्जिस्टिंग इंजरीज को और वर्स कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलिडियस ब्रेसियम पर्गेटरी एबिस, एंड भाई ये स्पेल भी अब तक का ब्लैक क्लोवर में सबसे डेवास्टेटिंग स्पेल है। ये स्पेल इतना पावरफुल है कि इसने इजीली एक एंशिएंट डीमन को वन शॉट कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है हेलफायर इनकारनेट। सो इसमें वो अपनी बॉडी में एक बड़ी क्वांटिटी में फायर मैजिक को एसिमिलेट करती है, जहां पर उसकी अपीयरेंस एकदम आग लगा दी हो जाती है। इन शॉर्ट कहूं तो वो एकदम फायर बन जाती है। और इस स्पेल का एक प्लस पॉइंट भी बताता हूं मैं तुम्हें, ये स्पेल जितनी देर तक एक्टिव रहेगा, यूजर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। तो इसी की एक एडवांस फॉर्म भी है, जो भी हमने रिसेंट चैप्टर्स में ही देखी है, एंड दैट इज एक्सोसिटस लेयनम। सो ये फॉर्म मेरीलियोना ने हेलफायर इनकारनेट को ज्यादा देर यूज करने की वजह से अचीव किया है। इसमें वो अपनी बॉडी को प्योर मना में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जिसके साथ साथ वो अपने एलाइज को रेजरेक्ट भी कर सकती है, उनकी बॉडीज को मना में बदलते हुए। इस स्पेल के लिए मैं क्या ही बोलूं यार, इसको देखकर मॉरिस तक ने इस पावर को एक गॉड लेवल का दर्जा दे दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है यामी सुकेहिरो। तो भाई अपना यामी ब्लैक क्लोवर के सबसे फॉर्मेडेबल कैरेक्टर्स में से एक है, जो भी अपने रियर और पावरफुल डार्क मैजिक की वजह से जाना जाता है। इस यूनिक मैजिक से वो डार्कनेस को जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता है, प्लस ये दूसरी मैजिक फॉर्म्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, स्पेशली लाइट मैजिक, जो कि हमने पार्टली के अगेंस्ट बैटल में देखा भी था। एंड यू नो यामी का मैजिक इतना पावरफुल है कि वो अदर वर्ल्ड तक को इफेक्ट कर सकता है। लाइक ऑब्वियसली एमवी थोड़ी आर्केन स्टेज में है वो। देखो यामी के काफी सारे स्पेल्स और अटैक्स हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ टॉप वाले ही ऐड किए हैं। जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है काला होल, आई मीन ब्लैक होल। सो इसका यूज करके यामी एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, जो किसी भी तरह के मैजिकल
स्पेल अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। इन शॉर्ट कहूं तो ये एक डिफेंसिव स्पेल है जो कि एब्जॉर्ब स्पेल के कास्टर तक को पैरालाइज कर सकता है अगर वो अपने मैजिक से कनेक्टेड हो। बट इसमें एक दिक्कत है एंड दैट इज कि ये काफी शॉर्ट डिस्टेंस में ही काम करता है। सो इसीलिए यामी के पास एक और स्पेल है जो इस वीकनेस को भी काउंटर कर देता है एंड दैट इज काला चांद, आई मीन ब्लैक मून, जो कि इसी की तरह है बस ज्यादा डिस्टेंस के लिए। लेकिन हाँ, इसमें एक एबिलिटी बहुत तगड़ी है एंड दैट इज इसके अंदर यामी एनिमीज का मैजिक इरेज कर सकता है बिना अपने एलाइज के मैजिक को अफेक्ट करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है उसका वन ऑफ द आइकॉनिक अटैक, डार्क क्लोटेड डायमेंशन स्लैश, जो वो अक्सर अपने ओपोनेंट्स को फिनिश करने के लिए यूज करता है। इस टेक्निक में वो अपने डार्क मैजिक को अपनी कटाना में चैनल करता है जिससे एक स्लैश ऑफ डार्कनेस रिलीज होती है जो स्पेस तक को काट सकती है, जो कि हमने देखा भी था कि कैसे उसने सिर्फ एक सिंगल स्विंग से वेटो को वन शॉट कर दिया था। अब इसी का एक लेवल अप वर्जन है डार्क क्लोटेड डायमेंशन स्लैश इकोनस, जो कि स्लैश की रेंज और कटिंग पावर को इनहेंस करता है। एंड ये अटैक कितना स्ट्रॉन्ग है तुम इसी बात से समझ सकते हो कि यामी ने अंडरग्राउंड होते हुए भी वर्ड डेविल के एल लगा दिए थे, वो भी मीलों दूर से। यामी के आर्सेनल में एक और क्विक और इफेक्टिव मूव है एंड दैट इज डेथ थ्रस्ट। इसको यामी ने डांटे के अगेंस्ट बैटल में यूज किया था, जहां पर ब्लैक मून एक्टिवेट करने के बाद उस स्पेल की पावर को अपने आर्म के अराउंड कंडेंस करता है और अपनी तलवार से थ्रस्ट करता है, जिससे एक फोकस्ड शॉकवेव क्रिएट होती है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने डांटे तक को ओब्लिटरेट कर दिया था। एंड लास्टली किंग ऑफ द डेविल्स लूसीफेरो के अगेंस्ट फाइट में यामी ने अपने डार्क मैजिक को शैडो मैजिक के साथ कंबाइन करके एक और नया डेडली अटैक बना दिया था एंड दैट वाज डार्क क्लोक डीप ब्लैक ब्लेड। इस अटैक के लिए मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इसने अनडिस्ट्रक्टेबल लूसीफेरो को डैमेज दे दिया था भाई, जो कि ऑब्वियसली कोई हलवा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है अपना आस्ता। आई नो कि अभी काफी लोग कमेंट करने भाग रहे होंगे कि भाई उसके पास तो मैजिक ही नहीं है, तो स्पेल्स कहां से आ गए? वेल आई नो भाई उसके पास कोई मैजिक नहीं है, बट उसके पास एंटी मैजिक तो है और उस एंटी मैजिक के भी तो अटैक्स हैं। बट हाँ, इसमें हम उसकी फॉर्म्स वगैरह नहीं ले रहा क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है एंड इस पर फिर कभी बात करेंगे हम लोग। तो अपना आस्ता एज यू ऑल नो एंटी मैजिक यूज करता है एंड उसका मैजिक है नेवर गिविंग अप। तो उसके अटैक्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है ब्लैक मीटियोराइट। तो इसमें आस्ता अपनी बॉडी को एंटी मैजिक से कोट करके अपने ओपोनेंट की तरफ चार्ज करता है एक डेविस्टेटिंग स्लैश के साथ एंड इस बीच अगर कोई भी अटैक आस्ता पे किया जाता है वो एकदम नलीफाई हो जाएगा। ये अटैक हमने लास्ट टाइम लांग्रिस के अगेंस्ट देखा था रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम के दौरान, जहां पर आस्ता ने इजीली इस अटैक को यूज करके लांग्रिस को वन शॉट कर दिया था। इसी के साथ हमारे पास एक और अटैक है जो आस्ता ने रॉयल नाइट एग्जाम के वक्त यूज किया था एंड दैट इज ब्लैक हुरिकेन। सो इसमें आस्ता शक्तिमान बन जाता है जो कि उसके आसपास का सारा मैजिक नलीफाई कर देता है, जो कि हमने देखा भी था कि उसने कैसे उस फूल बत्ती वाले बंदे का सारा मैजिक नलीफाई कर दिया था। इसके अलावा आस्ता बड़ा भी कर सकता है अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को भाई विद द हेल्प ऑफ हिज ब्लैक डिवाइडर अटैक, जहां पर वो एंटी मैजिक को ब्लेड के एज पर कंडेंस करता है जिससे उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। प्लस इसमें स्वॉर्ड मैजिक की तरफ अट्रैक्ट होती है जो कि ओपोनेंट का डॉज करना मुश्किल बना देता है। इस अटैक को आस्ता ने नाहमा और लिलिथ के अगेंस्ट यूज किया था, जहां पर उसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में दोनों को कट कर दिया था। एंड फाइनली द लास्ट अटैक इज डीमन स्लैशर इन्फिनाइट स्लैश इक्विनस। सो ये अटैक यामी के डायमेंशन स्लैश इक्विनस से इंस्पायर्ड है, जहां पर आस्ता लीबे के साथ मर्ज होने के बाद एक मैसिव डाउनवर्ड स्लैश परफॉर्म करता है जो एक इनॉर्मस वेव ऑफ एंटी मैजिक क्रिएट करता है जो मीलों दूर तक जाकर भी ओपोनेंट के चिथड़े उड़ा सकता है। इस अटैक का प्लस पॉइंट ये है कि ये अटैक अपने एलाइज को बिल्कुल हार्म नहीं कर सकता। दैट मींस कि जो टारगेट आस्ता सेट करेगा ये अटैक वहीं पर जाकर लगेगा, जो हमने देखा भी था कि कैसे आस्ता ने स्पेड किंगडम की डीमन को एक ही स्लैश में कट कर दिया था। दैट्स इट, बस यही अटैक्स हैं आस्ता के। बट अगर तुम आस्ता की करंट पावर्स डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी की है जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है आस्ता का भाई एंड राइवल यूनो। ओके, सो यहाँ पर यूनो के पास बहुत स्पेल्स हैं भाई, लाइक ऑब्वियसली ब्लैक क्लोवर उसका प्रोडिजी जो ठहरा अगला। बट मैं इस वीडियो में सिर्फ तुम्हें पावरफुल और मेन स्पेल्स बताता हूँ। तो यूनो के पास दो ग्रीन वॉर है, पहली स्टार मैजिक वाली एंड दूसरी द लेजेंडरी 4 लीफ क्लोवर। प्लस उसके पास विंड स्पिरिट सिल्फ भी है जो कि अगेन उसकी पावर्स को और भी काफी ज्यादा बूस्ट देती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये 4 स्पेल्स हैं, दैट इज स्पिरिट ऑफ बोरियस, यूरोस, जेफर एंड नॉर्थोस। एंड इनके लिए तुम बस ये समझ लो कि ये एक स्पेल कैपेबल है एक सुप्रीम रैंक डेविल तक को डिस्ट्रॉय करने में। इसके अलावा यूनो स्पिरिट टाइप भी यूज कर सकता है जो उसे एक न्यू फॉर्म देती है। प्लस इस फॉर्म में उसकी एबिलिटीज पहले से काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाती हैं। वेल ये तो सिर्फ विंड मैजिक वाले स्पेल्स हैं, अभी स्टार मैजिक भी तो है, जहां पर सबसे पहले हमारे पास है कॉर्टाइल स्कर्टम। तो ये काइंड ऑफ एक बैरियर क्रिएट कर सकता है जो पावरफुल डेविल मैजिक को भी इजीली विथस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शन। सो अगर तुम वन पीस से कॉट अप हो तो भाई ये एबिलिटी काइंड ऑफ लॉ की रूम एबिलिटी जैसी है, जहां पर यूनो अपने स्टार्स के थ्रू इंस्टेंट ट्रैवल कर सकता है बस 2 उंगलियां उठाकर। नेक्स्ट वी हैव कॉर्टाइल हास्ता। यहाँ पर वो स्टार्स से आने वाली लाइट को कन्वर्ज करके एक पावरफुल बीम बनाता है अपने ओपोनेंट्स पर अनलीश करने के लिए। एंड ये अटैक इतना डेडली है कि ये अपने पाथ में आई किसी भी चीज को एकदम डिस्ट्रॉय कर सकता है। लास्टली वी हैव नेवर नेवरलैंड, जो कि
फिलहाल का लेटेस्ट स्पेल है जो उन्होंने लूसियस के खिलाफ यूज किया है फाइनल बैटल के दौरान। इसकी मदद से वो एक डोम क्रिएट कर सकता है जो कि एक एरिया के इर्द गिर्द घूमता है। इस डोम के अंदर वो मैजिक और टाइम के फ्लो को मैनिपुलेट कर सकता है जिससे वो अपने एलाइज की एबिलिटीज को इनहेंस करता है और ओपोनेंट्स को कमजोर बनाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये स्पेल इतना खतरनाक है कि इसने लूसियस के टाइम मैजिक को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। एंड फाइनली हमारे पास है आज का लास्ट कैरेक्टर जूलियस। फिर मैं पहले ही बता दूं यहाँ पर मैंने लूसियस को नहीं लिया है क्योंकि मैं फिलहाल विलन्स को एक्सक्लूड ही कर रहा हूँ इस लिस्ट से, क्योंकि ये लोग एक अलग से वीडियो डिजर्व करते हैं। सो इसीलिए आओ जूलियस को देखते हैं। तो देखो भाई, जैसे कि हम जानते हैं टाइम को कंट्रोल करने की एबिलिटी खुद ही में ओवरपावर्ड है। हालांकि जिस हिसाब से जूलियस की ग्रीन वॉर है, वेल उतने स्पेल्स हमें एक्चुअल में देखने को नहीं मिले हैं, खींच के 2-3 ही होंगे। तो आओ उन 2-3 स्पेल्स को ही देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रोनो एनास्टेसिस। तो इसका यूज करके वो एक मैसिव क्लॉक फेस बनाता है जो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करती है। इस स्पेस के अंदर वो टाइम को स्टॉप और रिवाइंड कर सकता है जो कि क्लॉक के हैंड की मूवमेंट से दिखाया जाता है। ये यूनिक स्किल उसे इनक्रेडिबल कंट्रोल देती है उस टाइम के इवेंट्स पर। नेक्स्ट वी हैव क्रोनोस्टेसिस। इसमें जूलियस अपने ओपोनेंट्स को एक स्पेयर के अंदर ट्रैप कर देता है जहां पर जो भी इसके अंदर ट्रैप हुआ होता है वो एक टाइम लूप में फंस जाता है जो कॉन्टिन्यूसली सेम मूवमेंट को ही रिलीव करता होता है। इसी अटैक का एक एडवांस्ड वर्जन है क्रोनोस्टेसिस ग्रिगोरा। इस केस में वो एक ऐसा एरिया बनाता है जहां पर दुश्मन के स्पेल्स चाहे वो कितने भी फास्ट क्यों ना हो ऑटोमेटिकली उसके टाइम स्पेयर में कैच हो जाते हैं। इस एबिलिटी की खूबसूरती इसके नेचर में ही है जहां पर जूलियस को कुछ भी नहीं करना होता, सब अपने आप ही हो जाता है, जिसे तुम समझ ही सकते हो कि भाई टाइम से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। नेक्स्ट इस वीडियो पे क्लिक करो जहां पर हमने ब्लीच की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मंगा रैंक की हैं। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।